जब हम बोलते हैं कि जानवर हमारे लिए हैं, तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि ये हमारे प्रयोग के लिए हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये हमारे प्रेम के लिए हैं। तो प्रजातिवाद ना करें और हमें ये भी जानना होगा कि हर जानवर, हर पक्षी हम इंसानों को कुछ न कुछ सीख देता ही देता है। जैसे आज बात करें तो इंसानों में एक समय ऐसा आता है जब उसमें इच्छा, सक्रियता और कल्पना की कमी होने लगती है। तो उस समय हमें एक पक्षी याद आता है। पता है वो पक्षी कौन है? उस पक्षी का नाम है बाज। आपको मैं बता दूं कि जो बाज होता है, आप लोग कल्पना कीजिए कि बाज कितने वर्ष जीता है। बाज 70 वर्ष जीता है और इस आयु काल में उसे बहुत ही संघर्षों का भी का सामना करना पड़ता है। जैसे इंसानों में इच्छा, सक्रियता और कल्पना की कमी होने लगती है, तो एक समय ऐसा भी आता है कि बाज के जीवन में भी इच्छा, सक्रियता और कल्पना की कमी होने लगती है। लेकिन बाज कैसे अपना पुनर्निर्माण करता है और पुनः वही इच्छा, सक्रियता और कल्पना अपने जीवन में वापस लाता है और आगामी जो उसका जीवन होता है वो शानदार तरीके से जीता है। तो उसी तरीके से हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं और वो इसी तरह का कुछ तरीका हम अपना सकते हैं, उससे कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन में। तो आइए समझते हैं कि जो इंसानों में इच्छा, सक्रियता और कल्पना की कमी होती है, हम बाज से कैसे सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बाज 70 वर्ष जीता है। वैसे तो कहा जाता है कि पक्षियों का राजा गरुड़ होता है, लेकिन ये आपको समझना चाहिए कि पक्षियों का वास्तविक जो राजा है वो बाज को बोलना चाहिए, क्योंकि बाज कभी भी सड़े गले मांस को नहीं खाता है। वो खुद से शिकार करता है और वो उसको खाता है। लेकिन गिद्ध क्या करता है, सड़े गले मांस, मरे हुए जानवरों को भी खा जाता है। तो बाज के अंदर एक स्वाभिमान की भावना होती है और आगे मैं बताऊंगा कि बाज में कितने तरह के और स्वाभिमान होते हैं। शुरू करते हैं बाज के जीवन से। जब बाज जवानी की अवस्था में होता है तो उसमें अथाह ताकत होती है। उसके चोंच इच्छा का परिचायक होता है और जो उसका पंजा होता है सक्रियता का परिचायक होता है और जो उसके पंख होते हैं वो कल्पना का परिचायक होता है। जैसे इंसानों में इच्छा, सक्रियता और कल्पना की मैंने बात करी। तो अब ये जो तीन चीज़ें जो मैंने बताया कि चोंच, पंजे और पंख क्रमशः इच्छा, सक्रियता और कल्पना के परिचायक हैं, तो कैसे इनकी शक्ति छिड़ हो जाती है। बाज के चोंच में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी शिकारी को एक बार सोच ले तो उसको शिकार करके ही रहता है। तो वो अपने शिकार को ढूंढ लेता है और उसे शिकार कर ही लेता है। उसके चोंच में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकतवर होता है। तो उसकी जो इच्छा होती है बहुत ताकतवर होती है। उसके बाद आती है उसकी सक्रियता। उसके पंजों में इतनी ताकत होती है कि वो जिस डाली को पकड़ ले तो उसको आंधी भी नहीं हिला पाती उस बाज को। तो वो उसका सक्रियता का परिचायक है। तीसरा होता है पंख। पंख उसकी कल्पना का परिचायक है, जो कि इतनी ऊंचाई पर उड़ान भरता है कि वहाँ पर भी उसको आंधी नहीं डिगा सकती। वो बहुत ऊंचा उड़ता है और हवा के विपरीत भी उड़ लेता है। तो ऐसे उसकी एक ताकत का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसमें भी इच्छा, सक्रियता और कल्पना के 3 ताकत होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एक समय ऐसा भी आता है जब बाज की ये सारी शक्तियाँ छिड़ होने लगती हैं। तो एक समय ऐसी दशा आती है कि उसकी चोंच बहुत ही झुक जाती है, उससे शिकार करते नहीं बनता है और उसके पंजों में शिथिलता आ जाती है। वो फैल जाते हैं जिससे वो उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो किसी पेड़ को की डाली को ठीक से नहीं पकड़ पाता है। तो वो वहाँ से गिर जाता है या फिर ठीक से नहीं उस पर रुक सकता है। तीसरा है उसका पंख। जो पंखों में जो उड़ान होती है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके जो पंख होते हैं वो शिथिल हो जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। और जब समय के साथ ये होता है कि उसकी तीनों शक्तियाँ बहुत ही छिड़ हो जाती हैं और वो ठीक से न उड़ पाता है, न बैठ पाता है, न वो शिकार कर पाता है। इवन छोटे से छोटे जीव भी उसके चंगुल से भाग जाते हैं। तो उसे बहुत ही आत्मग्लानि का भाव आता है। तो ऐसे ही जब आत्मग्लानि उसकी बढ़ जाती है तो उसके सामने 3 विकल्प आते हैं। तो वो सोचता है, पहला विकल्प ये होता है कि या तो वो मर जाए, क्योंकि वो स्वाभिमानी है। वो किसी सड़े गले मांस और किसी के दी हुई चीज़ को नहीं खाना चाहता है। तो वो सोचता है या तो मर जाए, पहला रास्ता। फिर उसके पास दूसरा रास्ता आता है। वो सोचता है कि या तो मैं गिद्ध की तरह सड़े गले मांस, किसी के व्यक्ति का दिया हुआ, चाहे किसी पक्षी का दिया हुआ चीज़ खाऊं,
लेकिन उसका स्वाभिमान ये करने की इजाज़त नहीं देता है। तो बाज को तीसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। पता है वो रास्ता क्या होता है? वो रास्ता होता है गहन संघर्ष का, कठिन संघर्ष का। बहुत ही ये तकलीफ देह रास्ता उसके लिए होता है। इसके लिए पता है वो क्या करता है? इस प्रक्रिया को बोला जाता है पुनर्निर्माण। ये पुनर्निर्माण इंसानों में भी हो सकता है और ये बाज से हम लोग बखूबी सीख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि बाज इसके लिए क्या करता है। वो प्लानिंग करता है। वो करता ये है कि पहले वो 90 दिन की व्यवस्था बनाता है दिमाग में। वो जानता है कि ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में उसे 90 दिन लग जाएंगे, उसे इतना भी पता होता है। तो वो क्या करता है कि छोटे छोटे जीवों को इकट्ठा करता है और वो उनको लेकर के बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और जा कर के किसी चट्टान पे, पहाड़ के चट्टान में जा कर के छिप जाता है और वहाँ पर उसकी तपस्या यानी पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है, अपनी इच्छा, सक्रियता और कल्पना को पुनः प्राप्त करने की। पता है उसके लिए क्या करता है? सर्वप्रथम वो अपने पंखों को निचोड़ देता है। पंखों को निचोड़ने में उसे अथाह और भयंकर पीड़ा का अनुभव होता है। उसकी रक्त की बूंदें निकलती हैं, वो परेशान हो जाता है, चिल्लाता है, चीखता है। फिर 30 दिनों में उसके नए पंख आते हैं, पहले जैसे ताकतवर। फिर उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है उसके सक्रियता को बढ़ाने की। तो वो क्या करता है? अपने पंजों को नोच देता है, जो उसकी डेड स्किन होती है और ऊपर का हिस्सा, जिससे उसमें उसे अथाह पीड़ा होती है और उसमें भी उसके मांस कभी छिल जाते, फिर उसके रक्त की बूंदें गिरती हैं। फिर वहाँ पर भी 30 दिन के अंदर में उसके नए पंजे आते हैं। तो इस तरीके से वो अपने सक्रियता का निर्माण करता है। फिर अंत में उसके पास आता है चोंच। चोंच उसका बहुत झुक जाता है तो उसको पटक पटक के आगे का हिस्सा तोड़ देता है, उसे अथाह पीड़ा होती है। फिर 30 दिन में वो किसी तरीके से बहुत तकलीफ़ में खाना खाता है, नहीं भी खा पाता है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, लेकिन उसका नया चोंच आता है। तो इस तरीके से अपने उस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में वो बहुत तकलीफ़ झेलता है। तब उसके बाद वो इच्छा, सक्रियता और कल्पना का फिर पुनर्निर्माण करता है, यानी अपनी चोंच, पंजा और पंख तीनों को वो पुनर्निर्माण करता है, यानी कि पहले जैसा ताकतवर बनाता है। उसे बहुत तगड़ा भूख लगा होता है। 90वें दिन वो उड़ना स्टार्ट करता है, क्योंकि तो देखता है अपने साम्राज्य को एकदम ऊंचाई पर उड़ते हुए। उसे बहुत ही अच्छा, गौरवान्वित महसूस होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी शक्तियों को प्राप्त कर लिया है। तो जी भर के उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है और वो दिखाता है कि देख, फिर से मैंने अपना नवनिर्माण किया है और मैं यहाँ का राजा हूँ, इस आकाश का, इन पक्षियों का मैं राजा हूँ। वो बताता है, वो संदेश देता है। फिर वो अपनी सक्रियता दिखाता है। वो जा कर के किसी विशाल पेड़ पे बैठता है जहाँ बहुत हवा चलती, आंधी आती, फिर भी वो आंधी उसे डिगा नहीं पाती, क्योंकि उसके पंजों में सक्रियता आ चुकी होती है, ताकत आ चुकी होती है। तो वो उस आंधी और उस हवा को ही मात दे देता है, उसके खिलाफ भी लड़ाई ले लेता है। फिर तीसरा आता है, अब उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है। तब वो जा कर के किसी बड़े शिकारी को पकड़ता है और जाकर उसका शिकार करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो उसने अपना सक्रियता, कल्पना और इच्छा तीनों को जागृत कर लेता है। इन तीनों के माध्यम से क्रमशः उसके जो चोंच, पंजे और पंख, इच्छा, सक्रियता और कल्पना के जो परिचायक हैं। तो इस तरीके से इंसानों को इससे कुछ सबक लेनी चाहिए। और 30 साल जो कि बहुत ही शानदार होते हैं बाज के, उसके बाद जब उसके ये सब चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, तो पुनर्निर्माण जो 90 दिन का होता है, उसके करने के बाद जो उसका आगामी 40 साल होता है, बहुत ही शानदार तरीके से और एक राजा की भांति वो जीवन जीता है। तो बाज से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी इच्छा, सक्रियता और कल्पना को ख़त्म नहीं होने देना है और उसका भी नवनिर्माण, पुनर्निर्माण किया जा सकता है। जब एक पक्षी कर सकता है तो हम इंसान हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। अंत में यही कहूँगा कि प्रजातिवाद खत्म करें, जानवरों से प्रेम करें और जानवरों से, पक्षियों से कुछ न कुछ जरूर सीखें। धन्यवाद।